चलिए, आप सभी का स्वागत है वापस से एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज में। पिछले 3 दिनों से हम डेली हर सेशन में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी टोटल 1000 एमसीक्यूज को कवर किया जाएगा इस सीरीज में, यानी कि 50 दिन तक ये सीरीज चलेगी। आज इसमें चौथा दिन है। इसमें भी हम टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? यानी जो जैनों का तीर्थ स्थल है 52 गजा, वो मध्य प्रदेश में किस जिले में देखने को मिलेगा? तो वो मध्य प्रदेश के क्या नागदा में, या फिर खैरागढ़ में, या फिर बड़वानी में, या फिर चंदेरी में? तो जो 52 गजा है जो कि जैनों का तीर्थ स्थल है, वो हमें बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। तो समझ आ रहा है, जैनों का तीर्थ स्थल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। जो 52 गजा है, अगर देखा जाए 52 गजा, 52 गजा को चूलगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 गजा को चूलगिरी भी कहते हैं। और 52 गजा जो कि जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जैनों के जो पहले तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है, जिनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव, या फिर उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ की 80 84 फुट ऊंची प्रतिमा है। 84 फीट ऊंची प्रतिमा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि जैनों का जो तीर्थ स्थल है, यानी 52 गजा, ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आएगा। 52 गजा को चूलगिरी भी कहते हैं। और यहाँ पर जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है, जिनका नाम है ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, उनकी 84 फीट ऊंची वहाँ पर प्रतिमा है। आपको वहाँ पे उनका स्टेच्यू देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 52 गजा है कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। समझ आ रहा है सबको कि जो जैनों का जो धर्म स्थल है जिसका नाम है 52 गजा, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। 52 गजा को चूलगिरी भी कहते हैं। जो जैनों के जो पहले तीर्थंकर है, जिनका नाम है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनकी हमें यहाँ पे 84 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू देखने को मिलेगी। और ये किस पहाड़ियों पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर, सतपुड़ा माउंटेन पर स्थित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर, इंडिया का जिब्राल्टर, क्या वो बांधवगढ़ दुर्ग को, या ग्वालियर दुर्ग को, या फिर चंदेरी के दुर्ग को, या फिर राजबाड़ा दुर्ग को? तो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को। जो ग्वालियर का किला है उससे भारत का जिब्राल्टर, और उसे रत्न भी कहते हैं, रत्न, या फिर उसे ज्वेल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरत सेन ने। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरत सेन ने। और इस किले में आपको टोटल 5 द्वार देखने को मिलेंगे, टोटल 5 गेट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे देखें। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो खुद को राजपूत मानती है? क्या वो कन्वर जाति है? क्या वो कोरकू जनजाति है? क्या वो आपकी बैगा जनजाति होगी? क्या वो हलवा जनजाति होगी? तो वो जनजाति जो खुद को राजपूत बताती है वो है कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब, जो कि आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में यानी सदर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे। और मोस्टली किन किन जिलों में? छिंदवाड़ा,
बैतुल, होशंगाबाद, उसके अलावा जबलपुर में भी देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो कि खुद को राजपूत मानती है, वो है कोरकू जनजाति, और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगी। और हम सब जानते हैं छिंदवाड़ा, बैतुल, होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में ही लगते हैं, और जबलपुर में भी आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, यानी जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? क्या वो मालवा रीजन में, क्या वो बघेलखंड में, या वो बुंदेलखंड में, या वो सतपुड़ा के क्षेत्र में? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो अकेडमी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आती है। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी हमें मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? सागर। और सागर इनमें से किस क्षेत्र में आता है? सागर आता है आपका बुंदेलखंड में। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी बुंदेलखंड में, और जिला पूछ लिया जाए सागर में, ये अकेडमी क्यों आई थी? तो ये अकेडमी इसको बनाने के पीछे रीजन था कि जो पुलिस है, पुलिस को ट्रेनिंग देना, मध्य प्रदेश की पुलिस को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय बनाई थी। एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सागर जिले में। क्षेत्र पूछ लिया जाए बुंदेलखंड में। पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर एक पुलिस यूनिवर्सिटी, पुलिस महाविद्यालय बनाया गया था। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या वो विदिशा है, या वो उज्जैन है, या वो ग्वालियर है, या वो इंदौर है? तो शुंग डायनेस्टी, शुंग साम्राज्य की जो राजधानी है वो है विदिशा। विदिशा इसकी राजधानी थी। क्यों? क्योंकि शुंग वंश के जो संस्थापक हैं, फाउंडर कौन है? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा, पाटलिपुत्र से विदिशा ट्रांसफर की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने ही जो इनके बेटे हैं, पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे हैं, यानी जो इनके सन है अग्निमित्र, अग्निमित्र को विदिशा का, अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल भी नियुक्त किया था। राज्यपाल भी नियुक्त किया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है कि शुंग साम्राज्य की राजधानी मध्य प्रदेश में विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक है, इन्होंने पाटलिपुत्र से विदिशा को, पाटलिपुत्र से कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर किया था? विदिशा को। और पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र है अग्निमित्र, अग्निमित्र को भी विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? क्या वो मंडला है, या सिंगरौली, कटनी, या बालाघाट? तो ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल कही जाती है सिंगरौली। एनर्जी कैपिटल कौन सी है? सिंगरौली को कही जाती है। क्यों? क्योंकि सिंगरौली में विश्व की सेकंड नंबर की
सेकंड नंबर की थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर यानी मोटी परत, मोटी परत हमें देखने को मिल रही है। और एशिया की पहली नंबर की। इसलिए सिंगरौली को ऊर्जा कैपिटल यानी एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोयला है उसकी सबसे मोटी परत, एशिया में देखा जाए एशिया की सबसे मोटी परत कोयले की, किसकी? कोयले की। एशिया की सबसे एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में देखी जाती है। और वर्ल्ड की पूछ ली जाए तो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की थिकेस्ट लेयर सिंगरौली ही है, सिंगरौली में जो कोयला पाया जाता है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बसाया गया है? पहला टूरिस्ट सिटी कौन सी है एमपी की? तो वो होगी शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगर है, प्रथम पर्यटन नगर है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या वो उज्जैन में है या भोपाल में या जबलपुर में या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में। और इस विश्वविद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है महर्षि पाणिनि संस्कृत, महर्षि पाणिनि संस्कृत एंड वैदिक यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय। तो जो उज्जैन में जो संस्कृत विश्वविद्यालय, जो उज्जैन में हमें जो संस्कृत यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है उसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत एंड वैदिक यूनिवर्सिटी, वैदिक विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी फसल बोई जाती है? क्या वो गेहूं है या फिर वो ज्वार है या फिर वो चना है या फिर वो धान है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है वो है धान। और धान एमपी में सबसे ज्यादा बालाघाट में होती है। बालाघाट जिले में इसको बोया जाता है धान को। आगे देखिए, गजगामिनी फिल्म के निर्माता कौन है? गजगामिनी फिल्म के निर्माता कौन है? क्या वो अशोक कुमार है, क्या वो किशोर कुमार है, या फिर मकबूल फिदा हुसैन जिन्हें हम एमएफ हुसैन के नाम से जानते हैं, या फिर कुमार गंधर्व? तो गजगामिनी फिल्म के निर्माता है मकबूल फिदा हुसैन यानी एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन। इन्होंने गजगामिनी नाम से एक सीरीज चालू की थी। इन्होंने गजगामिनी सीरीज चालू की थी। और जो एमएफ हुसैन है उनका जन्म एमपी में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इंदौर में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। इंदौर में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गजगामिनी फिल्म के निर्माता कौन है? मकबूल फिदा हुसैन, एमएफ हुसैन। इन्होंने गजगामिनी नाम से एक सीरीज चालू की थी। और मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है? इंदौर से। ये एक पेंटर है, ये एक चित्रकार है, ये एक पेंटर है, चित्रकार है। उसके बाद देखिए आगे,
मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज ओर के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? क्या वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या फिर मंडला? बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में मैग्नीज पाए जाते हैं, लेकिन बालाघाट में जो भारवेली माइंस है, भारवेली माइंस, वो मैग्नीज ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मैग्नीज ओर के लिए फेमस है, यानी मैग्नीज आयस के लिए फेमस है, इसलिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज आयस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो होगा बालाघाट। उसके बाद देखें, अश्वत्थामा मंदिर कहाँ है? अश्वत्थामा, हम सब ने सुना है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बारे में, तो द्रोणाचार्य के ही पुत्र है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। बात ऐसी थी कि जो अश्वत्थामा है, इनके पिता के इनके पिता को मार दिया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए इनसे, उस रिवेंज में, बदले में इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दिया था कि अब तुम जिंदगी भर भटकते रहोगे। तो कहा जाता है, या फिर ऐसा मानना है, कि जो अश्वत्थामा है वो बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में, बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में प्रतिदिन वहां पर एक शिवजी का मंदिर है, वहां पर शिवजी का मंदिर है, वहां पर वो डेली आते हैं। किसी के भी आने से पहले वहां पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर ताजा फूल और गुलाल, ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ाकर चले जाते हैं। तो आज तक ये रहस्य बाहर नहीं आ पाए, ऐसा कौन करता है? तो ये माना जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो डेली आते हैं, और सुबह जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ के किले में जो शिवजी का मंदिर है, वो वहां पर आकर डेली पूजा करते हैं। तो अश्वत्थामा का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असीरगढ़ में। और असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी, यानी इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में आएगी? क्या वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो बैतूल में, या फिर होशंगाबाद में, या फिर देवास में? तो जो इटारसी जंक्शन है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। उसके बाद देखें, नंद वंश की मुद्राएं मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई है? जो नंद वंश की जो मुद्राएं हैं, जो करेंसी है, वो हमें मध्य प्रदेश में कहाँ से रिसीव हुई है? क्या वो हमें बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल रही है, या फिर एरन से, एरन सागर में आता है, या फिर त्रिपुरी, त्रिपुरी जबलपुर में आता है, और अवंती, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। तो जो नंद वंश की जो मुद्राएं हैं वो हमें बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से रिसीव हुई है। जो नंद वंश, यानी ये महाजनपद टाइम की बात हो रही है, 6th सेंचुरी की बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, जब महाजनपद युग था। जब महाजनपद युग था, और उत्तर भारत में, उत्तर भारत में उस समय, नॉर्थ इंडिया में उस समय 16 महाजनपद थी। कितनी? 16 महाजनपद थी, जिसमें से 2 आपको एमपी में देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? उज्जैन और, यानी अवंती और चेदी। तो जो नंद वंश के राजा थे महापद्मानंद, नंद वंश के जो राजा थे जिनका नाम है महापद्मानंद,
महापद्मानंद ने एक पॉलिसी चलाई थी कि वो अपना एम्पायर एक्सटेंड करेंगे और उसमें उन्होंने चेदी जनपद को मर्ज कर लिया नंद वंश में। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि जो बड़वानी में जो इनके हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। अब ये बताना कि मालवा के प्लेट्यू में इनमें से कौन सा पठार शामिल नहीं है। क्या वो भरूच का पठार है, या फिर सीधवाड़ा का पठार, या फिर झालवाड़ उच्च भूमि, या फिर सागर पठार। तो जो भरूच है वो गुजरात में आता है। भरूच कहाँ आता है? गुजरात में। तो भरूच का पठार ही है जो मालवा के प्लेट्यू में शामिल नहीं है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 64 योगिनी मंदिर क्या दशपुर में आता है? दशपुर यानी मंदसौर का प्राचीन नाम है दशपुर। क्या भेड़ाघाट जबलपुर में आता है? क्या वो पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है? या फिर इन सभी में? तो जो 64 योगिनी का मंदिर है वो आएगा भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पर आएगा? भेड़ाघाट जबलपुर में। और 64 योगिनी टेम्पल जो है यहाँ पर बहुत फेमस गौरी शंकर का टेम्पल है। यहाँ पे हमें गौरी शंकर मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये एक गोल मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर कैसा है? एक गोल मंदिर है। ये कैसा मंदिर है? गोल मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर गोल मंदिर है जिसमें आपको 81 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, 81 आइडल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है, वो है भेड़ाघाट जबलपुर में आता है। यहाँ पर जो बहुत फेमस आइडल है वो गौरी शंकर जी की है, उनका मंदिर है। और ये गोल मंदिर है जिसमें टोटल 81 मूर्तियां रखी गई हैं, 81 आइडल्स रखे गए हैं। उसके बाद आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? ये बताना इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो जो NH3 है, आज हम NH44 में टोटल 7 नेशनल हाईवेज को मिला लिया गया है, जिसमें से NH3 एक है। तो NH44 मध्य प्रदेश में मुरैना से सिवनी तक है। मुरैना से सिवनी तक, यानी ये मध्य प्रदेश से पास होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा NH4। जो NH4 है ये इसे पुणे टू बेंगलोर रोड भी कहते हैं। इसे पुणे टू बेंगलोर रोड भी कहते हैं। NH12 देखिए, जो NH12 है वो आपका जयपुर से जबलपुर तक है। वो आपका जयपुर से जबलपुर तक है। और जो NH75 है, NH75 ग्वालियर से रीवा तक। तो हमने देखा कि इसमें भी MP आ रहा है। NH12 में भी जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। NH75 में ग्वालियर से रीवा तक है, यानी NH4 है जो कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। उसके बाद देखें, भोपाल रियासत को कब भारत में विलय किया गया, यानी भोपाल प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में कब मर्ज किया गया?
क्या वो 1947 में, या फिर 1948 में, या फिर 1950, या फिर 1949 में? तो भोपाल रियासत को भारत में विलय किया गया था 1949। और अगर डेट पूछ ली जाए तो 1 जून 1949 को इसको भारत में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। तो 1 जून 1949 को जो भोपाल प्रिंसली स्टेट है उसे पार्ट सी में मिला लिया गया था। पार्ट सी को भोपाल स्टेट भी कहते हैं। पार्ट सी में मिला लिया गया था, जिसे भोपाल राज्य, भोपाल स्टेट भी कहते हैं। उस समय भोपाल के नवाब कौन थे? उस समय जो भोपाल के नवाब थे वो थे हामिदुल्ला खान। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भोपाल प्रिंसली स्टेट्स को, भोपाल रियासत को भारत में मिलाया जा रहा था, उस समय भारत के नवाब, भोपाल के नवाब कौन थे? हामिदुल्ला खान। और इसे एज अ पार्ट सी भोपाल स्टेट के नाम से भारत में मिला लिया गया था। कब? 1 जून 1949 को। उसके बाद देखें, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? ये सब जानते हैं महाकालेश्वर का मंदिर ये उज्जैन में है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 एमपी में है, जिसमें से 2 आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। जो महाकालेश्वर है वो उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर जो है वो आपका खंडवा में है। ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है? नर्मदा। और महाकालेश्वर किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 एमपी में है, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में आता है, ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर है और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? जो मधुकर शाह हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कब रिवॉल्ट किया था? 1839 में, 1842 में, 1861 में, या फिर 1876 में? तो मधुकर शाह ये एक बुंदेला राजा है। ये कौन है? ये एक बुंदेला राजा है। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कब की थी? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1842 में। कब की थी? 8 अप्रैल 1842 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये बेसिकली कहाँ पर रूल करते थे मधुकर शाह? सागर में। सागर में रूल करते थे। और सागर में आज हमें एक मधुकर शाह पार्क भी देखने को मिलेगा। सागर में आपको मधुकर शाह पार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि इनके नाम पे रखा गया था। तो आज की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं 20 में से, और सीरीज को लाइक करते रहिए।